हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल है जिसके अंदर हम सीमेंट और लाइम को देख रहे हैं, उसके एसएससी जेईई के क्वेश्चन जो कि 2013 से आगे के होने वाले हैं। तो देखो, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बता दूं, तरीका हमारा सेम ही रहेगा। पेन पेपर आप साथ लेके बैठें, उसके साथ ही आप लोग यहाँ पर अपने आप का आपको पता चलेगा कि कितने आप डेप्थ में हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इन सब का आप लोगों को आइडिया लग जाए, इसलिए आप लोग साथ में देखें। तो देखो, ये सीमेंट वाला और लाइम वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें हल्का फुल्का कंक्रीट का पार्ट भी आप लोगों को देख सकता है कि देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन जब भी सीमेंट की बात पूछी जाएगी मेजरली, तो आप लोगों को यहाँ पर सीमेंट वाले टॉपिक में मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूंगा। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो रह रहा है वो कह रहा है which of the following cement is suitable for use in urgent repairs of existing massive concrete structure such as large dams। अब देखो, यहाँ पर ना आप लोगों को टोटल 4 तरह के सीमेंट दे रखे हैं। अभी में हमने यहाँ पर जो प्रीवियस सेशन के अंदर जो मैंने आप लोगों को एक रेशियो बताया था, वो रेशियो था हमारा किसका? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। यानी कि जब भी आपको जनरल कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसके अंदर आप लोगों को ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चाहिए, तो वहां पर आप लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का या ओपीसी का यूज करेंगे। लेकिन किसी जगह मान लो कोई ड्यूरेबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, मान लो कहीं किसी जगह कोई स्पेशल कंडीशन आ गई जैसे कि किसी जगह मान लो रिपेयर करना है अर्जेंटली, अर्जेंट रिपेयर की कंडीशन आ गई, तो ये कंडीशन स्पेशल हो गई, तो हमें हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको थोड़ा मॉडिफाइड कराना पड़ेगा। सेम तरह से मान लेता हूं किसी जगह बहुत ही ज्यादा हेवी कंस्ट्रक्शन करना है, वहां पर के लिए भी आप लोगों को उस कंडीशन के लिए भी करना पड़ेगा। किसी जगह मान लो यहाँ पर सल्फेट वगैरह आ गया, केमिकल अटैक्स हो गए, वहां के लिए आपको अलग तरह से कंडीशन। किसी जगह आपको अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है, तो उस जगह अलग तरह से सीमेंट काम में लेंगे। तो सीमेंट की प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर उस बेसिस पे डिजाइन करेंगे जिस बेसिस पे आप लोग को चीजें चाहिए, या फिर जो आप लोग का पर्पस है, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो है अर्जेंट रिपेयर की। किसकी? अर्जेंट रिपेयर की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो देखो, अब यहाँ पर टोटल 4 तरह के हैं। अब देखो, ये जनरल कंडीशन नहीं रही हमारी। जनरल कंडीशन के अंदर हम लोग ओपीसी को काम में लेते हैं, लेकिन आप लोगों को अर्जेंट रिपेयर करना है, तो अर्जेंट रिपेयर की कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस कंडीशन के अंदर, अगर मैं ओपीसी की बात करूं तो ओपीसी जो है वो देता है आपको 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का। ये आप लोगों को यहाँ पर फाइननेस देता है, इतना फाइन रहता है आप लोगों का। ठीक है, इतना फाइन है, ये आप लोगों को फाइननेस दिखा रहा है कि 1 ग्राम सीमेंट के अंदर आप लोगों को 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का सरफेस एरिया है, किसका? ओपीसी का, है ना। सरफेस एरिया क्या होता है? मान लो अगर यदि यहां पर मैं देखूं, ध्यान से देखूं, ये मेरा मान लो लेट मी से ये मेरा एक सीमेंट का छोटा सा मेरा यहां पर दाना है ना। तो अगर मैं 1 ग्राम दाने लूं तो उसका आप लोगों को देखना पड़ेगा ना कि भाई आउटर बाउंड्री लाइन कितनी है। तो ये बाउंड्री का जो एरिया है ना, ये बाहर वाली बाउंड्री का, जिसके जो कॉन्टैक्ट में आने वाला है पानी के, जो कॉन्टैक्ट में आएगा पानी के। अब ऑब्वियस बात है, जो बाहर वाला जो एरिया है ना, इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोल देते हैं। यानी कि एक आप लोगों ने दाना लिया, दाने का आसपास का एरिया देखो आप लोग। ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बोला कि हम लोगों की रिएक्शन चलती चली जाती है ना, रिएक्शन चलती चली जाती है। हम लोगों के बॉक्स कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं, वो आप लोगों को समय के साथ साथ, पानी के साथ साथ रिएक्ट कर करके आप लोगों को टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ देते चले जाते हैं, है ना। जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है कौन? C2H देता है ना। तो C2H जो है हाथों हाथ नहीं देता है, ये इस रिएक्शन करके देता है। पानी के साथ रिएक्शन होती रहती है सालों साल दर साल, और फिर वो आप लोगों को यहाँ पर क्या देता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों का है कि पानी के साथ रिएक्शन किस तरह से करेगा, ये इसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट है। सबसे आप एग्जांपल देखें तो C3A वाली बात हमने यहां पर की थी। मैंने आप लोगों को C3A के बारे में बात की थी बिल्कुल की थी सर, C3A के बारे में। C3A क्या करता है? सबसे पहले फॉर्म होता है, तो जैसे ही आप लोग पानी डालोगे वैसे ही सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट में आएगा। अगर मान लो ज्यादा सरफेस एरिया, 1 ग्राम के अंदर इसका इतना सरफेस एरिया, तो इतना सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट में आएगा 1 ग्राम पानी डालोगे तो। अगर मान लो इसको थोड़ा सा फाइन ग्राइंड करना है, अगर मान लो इसको मैंने और ग्राइंड कर दिया, लगभग ये आप लोगों का सरफेस एरिया दिखा रहा है किसका? ओपीसी का। अगर मान लो मैं इसको और थोड़ा सा फाइन ग्राइंड कर दूं, इसकी क्या कर दूं? फाइन ग्राइंडिंग कर दूं, फाइन ग्राइंडिंग कर दूं। तो फाइन ग्राइंडिंग करने से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में रिएक्शंस जल्दी होगी।
अगर रिएक्शन जल्दी होगी तो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट जल्दी होगा कि लेट होगा? जल्दी होगा। तो इस केस में आप लोग यहाँ पर सिर्फ ओपीसी की फाइन ग्राइंडिंग करके आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ को ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हो, ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया को आप लोग यहाँ पर रिएक्शन करा दोगे, अर्ली स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। इससे होगा क्या, फाइन ग्राइंडिंग से अर्ली स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। और अभी हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है अर्जेंट रिपेयर का। अर्जेंट रिपेयर का मतलब यूं है कि देखो, अगर मान लो बड़े डैम्स हैं तो बड़े डैम के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आप लोगों को ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन की बात कर दे इसके अंदर अर्जेंटली रिपेयर चाहिए। अर्जेंटली रिपेयर का मतलब है कि हम हाथों हाथ रिपेयर करें, तो उसको स्ट्रेंथ गेन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है ना। तो स्ट्रेंथ आप लोग चाहते भी जल्दी हैं, क्योंकि देखो डैम्स वाला मामला है, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिपेयरिंग का काम आप लोगों को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। क्योंकि देखो जब डैम रिपेयर होते हैं तो डैम पता है कैसे रिपेयर करते हैं, हम लोग पहले मान लो यहाँ पर इस डैम को रिपेयर करना है ना, तो आप लोग इस डैम की रिपेयरिंग के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस पूरे पानी को आप बाईपास करा देते हैं, बाईपास करा देते हैं ना, ठीक है। तो आप लोग यही चाहते हैं कि जो है आप लोगों का टेम्पररी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिके, है ना। इसीलिए आप लोग इसकी जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवाते हैं, ताकि यहाँ से आप जल्दी से फ्री होकर इस प्रॉपर फ्लो के पाथ को आप लोग कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर चाहते हैं जल्दी से मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मुझे जल्दी से अर्ली स्ट्रेंथ गेन चाहिए, और अर्ली स्ट्रेंथ गेन आप लोगों को यहाँ पर फाइन ग्राइंडिंग करके लेके आओगे तो ज्यादा जिसका ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा वही आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दे पाएगा। अब ये फाइन ग्राइंडिंग करके, ओपीसी की फाइन ग्राइंडिंग करके हमें क्या मिलेगा, तो हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस सीमेंट को आप लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोलते हैं, जो कि अर्जेंट रिपेयर के अंदर काम आता है। चाहे वो रोड का मामला हो, रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूं है, आप ट्रैफिक फ्लो को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखना चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे कि सर जल्दी से जल्दी मामला क्लियर हो। अब देखो इसमें फर्क कितना आता है बताता हूं, कि जो 3 दिन की स्ट्रेंथ है ना, यहाँ ओपीसी देखो और यहाँ आरएचसी लिखो, कि जो स्ट्रेंथ ओपीसी 3 दिन में गेन करने वाला था वो आरएचसी 1 दिन में कर जाएगा। जो ये 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन करता ओपीसी, ये आरएचसी आप लोगों का 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर जाएगा। इतनी स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ है, ये सेम स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, इतने से दिन में मिल जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग फ्री हो सकते हैं पूरे मामले से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को काम में लेते हैं, ठीक है। तो आरएचसी की आप लोग आरएचसी कैसे बनेगा, ओपीसी की फाइन ग्राइंडिंग कर दो, आप लोगों को क्या कर जाएगा, ये मामला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा बच गया लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट इस सीमेंट को बोलते हैं जिसके अंदर आप लोग C3 के परसेंटेज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। C3 को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे क्योंकि सबसे पहले क्या है, C3 ही रिएक्ट करता है। अगर C3 से रिएक्शन बहुत तेजी से हो गई तो आप लोगों के साथ क्या होगा, यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा जनरेट हो जाएगी। C3 रिएक्ट करेगा, C3 पानी रिएक्शन, और जल्दी बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का मामला इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना कि लो हीट सीमेंट जो है वो आप लोगों का ऐसा सीमेंट है जिसमें C3 का परसेंटेज को आप लोग ऑलरेडी क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो C3 परसेंटेज वुड बी कंट्रोल, C3 आप लोग का कम करना है। उससे क्या होगा कि आप लोगों की हीट जो है शुरुआत में ज्यादा नहीं निकलेगी। अब देखो होता क्या है, हीट से क्यों रोकना चाह रहे हैं हम लोग, तो जब भी हमें मान लो बहुत बड़ा डैम बनाना है या कुछ भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन करना है ना, ठीक है, बहुत बड़ा डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है ना, उस केस में बहुत ज्यादा कंक्रीट एक जगह लगने वाला है। कंक्रीट की रिएक्शन अगर तेजी से हो गई तो तेजी से रिएक्शन करने की वजह से आप लोगों के साथ क्या होगा, हीट बहुत तेजी से निकलेगी। तो जैसे ही वो सेट होगा, हीट निकलते जा रही है अंदर से, तो जो हीट की वजह से क्या होगा, हमारा ये जो है क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई हीट बहुत तेजी से निकल रही है, तो जैसे वो सेट होगा ना, सेट होते उसमें क्रैक आने लग जाएंगे। तो हमारी स्ट्रेंथ के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा। जो स्ट्रेंथ के लिए आप लोग डैम्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जब भी मास कंक्रीटिंग करनी होती है तो लो हीट सीमेंट को आप लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आप लोगों को पता चली गया है कि सल्फेट जो है एक विद इन द लिमिट आप लोगों के सामने होना चाहिए कंक्रीट को। अदरवाइज क्या करता है, ये कंक्रीट के अंदर ना आप लोग एक तरह से समझे तो ये सल्फेट अपने आप को अटैक करके ये हमारे पूरे कंक्रीट को डिस्टर्ब कर देता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर देता है, क्रैक वगैरह क्या करता है, ये बेसिकली ला देता है ना। तो जितने भी केमिकल अटैक्स है उनसे बचाना है तो वहां पर C3 आप लोगों को यहाँ पर क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, C2S की वैल्यू बढ़ा देते हैं, C2S की वैल्यू बढ़ा देते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के अंदर, है ना। और C3A को आप लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं। ये आप लोगों का 5% से ज्यादा होने नीचे भाई साहब। C3 और C2S के मामले में ये मामला आप करके आप लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, मैंने बताया था
कि C2H जिसमें ज्यादा रहेगा वो अच्छा सल्फेट को रेजिस्ट कर पाएगा, अच्छे से केमिकल अटैक्स को रोक पाएगा। तो केमिकल अटैक्स को रोकने के लिए जिस सीमेंट का यूज किया जाता है, दैट सीमेंट वुड बी टर्म्ड एज अवर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो मैंने चारों सीमेंट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव कंक्रीट डैम, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, मास कंस्ट्रक्शन करना है, मास कंक्रीटिंग करनी है। बताओ जरा, अगर आप लोगों को मास कंक्रीटिंग करनी है तो कौन सा टाइप का सीमेंट आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे? तो देखो, ओपीसी जनरल कंस्ट्रक्शन में काम आता है, मास कंस्ट्रक्शन में आप लोग का एक स्पेशल टाइप हो गया। इसके अंदर आप लोग रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये अर्जेंटली आप लोग रिपेयर करोगे, वहां पर काम में आएगा। लो हीट सीमेंट बिल्कुल देखो मास कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में लिया जा सकता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट देखो इसको भी काम में ले सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कौन सा सीमेंट होता है? जब आप लोगों ने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जब देखो यहां पर याद रखना एलएचसी के बारे में एक ही बात है आप लोगों को, हमेशा एलएचसी के बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि एलएचसी कब यूज करना है, ये आप लोग हमेशा मास कंक्रीटिंग के अंदर यूज करना है, मास कंक्रीटिंग के अंदर यूज करते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इनिशियल सेटिंग टाइम ना थोड़ा सा ज्यादा है, इसका 60 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम है, मतलब विद इन 60 मिनट ये क्या करता है, सॉरी ये विद इन 60 मिनट तक सेट नहीं होता है ना, ठीक है। तो 60 मिनट लेता है कम से कम इनिशियल सेट होने के अंदर, कम से कम 60 मिनट लेता है ना। इसका फाइनल सेटिंग टाइम तो ओपीसी जैसा ही है, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम इसका आप लोग यहाँ पर याद रख ले, है ना, ठीक है, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है इसकी, इसलिए आप लोगों को सेटिंग भी थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कैसे बनता है ये देख लो आप लोग। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कैसे बनता है, तो देखो आयरन ओर, जब आप लोग यहाँ पर आयरन ओर से आयरन को निकालने वाले होते हैं, तो आयरन ओर से आयरन निकालोगे ना तो आप लोगों को स्लैग मिलेगी। तो जो आप लोगों को स्लैग मिलती है वो स्लैग आप लोगों की कहलाती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। इसके अंदर ना आप लोग देखो तो इसके अंदर थोड़ी बहुत सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी रहती है, सिलिका भी अच्छा रहता है, एल्यूमिना भी अच्छा रहता है ना, सिलिका एल्यूमिना, साथ के साथ ही आप लोगों को जो है इसके अंदर लाइम भी देखने को मिल जाएगा, लाइम का कुछ सर्टेन परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों का एक अच्छे तरह का आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा मटेरियल है, जिसको आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज ए मिनरल आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर सीमेंट के एक छोटे से पार्ट को आप लोग रिप्लेस करा सकते हैं इसके साथ, है ना। तो इसकी भी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कंपैरेटिवली लो हो जाती है, क्योंकि सीमेंट का एक पार्ट की जगह आप लोगों ने यहाँ पर इसको डाल दिया। सीमेंट का एक पार्ट हटा है, सीमेंट की तो बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की इतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, इसको उठा के उसकी जगह रिप्लेस करा दिया। इसकी भी सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी अच्छी है, तो ये भी आप लोग का मास कंक्रीटिंग के अंदर आप लोग काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो वो लो हीट सीमेंट है, अदरवाइज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो ये लो हीट सीमेंट मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल जाएगा। थर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, क्यूरिंग क्या होती है? देखो सीमेंट के अंदर या कोई भी आप लोग स्ट्रक्चर बना दें, है ना, जिससे मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आप लोगों ने जनरली देखा होगा मोटार आप लोग यहाँ पर फिल करते हैं ब्रिक मैशनरी के अंदर, ब्रिक मैशनरी बीच में मोटार लगाया, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पानी से क्यूर करते हैं। पानी से क्यूरिंग क्यों कर रहा हूँ, रीजन बता देता हूँ आप लोगों को। पानी से क्यूरिंग सबसे पहली चीज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इवापोरेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर यदि मान लो कोई मैंने क्यूब बना दिया सीमेंट का, मैंने यहाँ पर या मोटार का मैंने यहाँ पर कोई क्यूब बना दिया, उस क्यूब से कंटिन्यूअस तरीके से पानी जाता रहेगा। अब मैंने बोला इसका जो पानी है जो किसके जेल के अंदर या फिर मैं कह दूं जो इसके पोर्स के अंदर जो है यहाँ पर भरा हुआ है, वो क्या काम आता है, वो इसको लंबे समय तक स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ पानी इसको चाहिए। देखो आपको पता है कि सीमेंट कंक्रीट को पानी चाहिए, ये पानी के साथ रिएक्ट कर करके ही आप लोगों को क्या करता है, ओवर द टाइम क्या देता जाता है, स्ट्रेंथ देता जाता है, ओवर द टाइम स्ट्रेंथ देता है। तो इसके पोर्स में पानी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको प्रिवेंट करना पड़ता है लॉस ऑफ मॉइस्चर से, कि मॉइस्चर जो है इवापोरेशन के थ्रू नहीं उड़े, इसलिए आप लोग यहाँ पर पहले तो पानी दे देते हैं, ताकि जो आप लोगों ने बाहर से पानी दिया है वही आपका एटमॉस्फेयर में जाए, जो अंदर से जो है वो आप लोगों का पानी नहीं हो। और अगर एक बात और मानो कि अगर मान लो अंदर का पानी चला गया तो पूरा कॉन्क्रीट श्रिंक भी होगा, है ना, पूरा सीमेंट या कॉन्क्रीट जो क्यूब है वो श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो श्रिंकेज की वजह से भी आप लोगों को क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम से भी आप लोग यहाँ पर बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात आप लोग देखो, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि देखो पानी आप लोग यूज करते जाते हो, तो वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छा देखो इससे क्या कर दिया, लॉस ऑफ, देखो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, देखो प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवापोरेशन, ये तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है। रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, तो ये भी हम लोगों का यहाँ पर देखो, तो ये भी मेजर कंसर्न हमारा यहाँ पर है, बिल्कुल है।
प्रिजर्व करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, तो बिल्कुल करता है। रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, नहीं, इंक्रीज करता है। ये आप लोगों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के काम में आएगा, है ना। यहां पर इसका मतलब क्या है, प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे मान लो ये अच्छे खासे टाइम तक ड्यूरेबल, अच्छी खासी स्ट्रेंथ वगैरह जो गेन कराने की बात कर रहा है ये, वो सबको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखता है। अगर आप लोग उसकी क्यूरिंग करते हैं तो जितना अच्छे से क्यूर करोगे ना, वो काम है। इसके अलावा देखो, ब्रिक मैशनरी जब बनाते हैं तो कुछ पानी जो है हमें पता है कि ब्रिक भी सोख लेती है कंक्रीट से, तो आप लोग उसको भी रिड्यूस कराना चाहते हैं, इसलिए भी आप लोग यहाँ पर पहले ही कर देते हैं कि कोई दूसरा मटेरियल जो है वहां से पानी खींच ना ले, मोटार से पानी ना खींच ले, इसलिए आप लोग पहले ही क्यूरिंग करा देते हैं, बाद में भी क्यूरिंग कराते रहते हैं, ताकि जो पानी है वो आप लोगों का इधर जाए नहीं, है ना, ठीक है। तो जो आप लोगों को ध्यान रखना, वो ये याद रखना है कि प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ द मॉइस्चर, और ये तो आप लोग यहाँ पर लगा ही सकते हैं। स्ट्रेंथ आप लोगों की ओवर द टाइम गेन कराने में हेल्प कर रहा है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, देखो ओपीसी के जब मैं इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करता हूं तो इसका मतलब है यहां पर मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, तो जो मिनिमम ओपीसी का होना चाहिए वो होना चाहिए 30 मिनट, 30 मिनट। और जो मैक्सिमम आप लोगों का यहां पर जो फाइनल सेटिंग टाइम है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करेंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम के केस में मिनिमम आता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम के केस में आता है मैक्सिमम टाइम आता है। तो ये आप लोगों का होता है कितना, 10 घंटे, है ना। यानी कि एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 30 मिनट से पहले सेट नहीं होना चाहिए इनिशियली, और आप लोगों का 10 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए फाइनल सेट होने में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो, सेटिंग का मतलब यह है कि आप लोगों को जैसे ही आप लोगों का सीमेंट है, जैसे ही आप लोगों का सीमेंट का मिक्सचर है या फिर मोटार वगैरह जो भी आप लोग उठा लो, वो जैसे कि जैसे आप लोगों को ये प्लास्टिसिटी यूज करने का चालू करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आप इनिशियल सेटिंग कहते हैं। अब जो प्रॉपर अपनी प्लास्टिसिटी यूज कर देता है उस टाइम को आप लोग फाइनल सेट कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियल सेट फाइनल सेट में यही फर्क आता है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट करते हैं दैट इज द विकेट एपरेटस टेस्ट। विकेट एपरेटस के लिए आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख सकते हैं, है ना। तो इस डायग्राम को आप लोग देखें अच्छे से, ये मैं डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिखा देता हूँ, है ना। देखो ये हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल। ये जो आप लोगों को एपैरेटस दिख रहा है, इस एपैरेटस को आप लोग विकेट एपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर विकेट एपैरेटस कहते हैं, विकेट, है ना, विकेट एपैरेटस। विकेट एपैरेटस के अंदर यहाँ पर आपको 3 चीजें दिख रही होगी। एक तो आप लोगों को यहाँ पर नीडल दिख रही है, एक आपको प्लंजर दिख रहा है, एक आपको कोलर दिख रहा है, ठीक है, 3 चीजें दिख रही है, ठीक है। इसमें जो नीडल है, इस नीडल को आप लोग यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। यहां पर जो प्लंजर है ये आपका काम आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये जो आप लोगों के यहां पर कॉलर है, ये आप लोगों का, इसको कॉलर बोलता है ना, ये आप लोगों का काम में आता है यहां पर फाइनल सेटिंग टाइम की टेस्टिंग के अंदर, है ना। सेटिंग टाइम का टेस्ट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी का टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी आप लोगों को वाटर कंटेंट देती है, कितने वाटर कंटेंट पे जो आप लोगों का पेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अच्छी कंसिस्टेंसी देता है, या अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर उसको वर्क भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी दे सकता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को दिखाती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप लोगों की नॉर्मली 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट के आसपास आपको देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। उसके बाद आप लोगों ने जो कंसिस्टेंसी लैक्मे से की कंसिस्टेंसी की वैल्यू आई है P, ठीक है। तो आप लोग यहां पर क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट समझा रहा हूं मैं, दोनों टेस्ट समझा देता हूं, दोनों टेस्ट सेम तरीके से आप लोगों को करने होते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट समझो सबसे पहले ना। इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट के लिए आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो रिक्वायरमेंट रहती है सबसे पहली बात कि सर कितना पानी चाहिए, तो 0.85 P पानी आप लोग मंगवाते हैं और उससे एक सीमेंट का पेस्ट बनवाते हैं। पेस्ट बनवा लिया, बिल्कुल 0.85 P यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 85% पानी आप लोग लेंगे और पानी लेके आप लोग यहाँ पर सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बनाने के बाद आप लोग उस पर्टिकुलर मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे। कर दिया, फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर इस नीडल को लेंगे और इस नीडल को आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, पेनिट्रेट करवाएंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जब पेनिट्रेशन की जो डेप्थ है, देखो वो टॉप से आप लोगों को यहां से 5 से 7 mm और बॉटम से 33 से 35 mm है। ये जो मोल्ड है ना, इस मोल्ड की हाइट जो है ये 40 की रहती है, ये 40 mm की रहती है ना। तो आप लोगों को ऊपर से इतना आप लोगों को पेनिट्रेशन मिलना चाहिए नीडल का, ठीक है, इतना पेनिट्रेशन मिलना चाहिए नीडल का, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर आप चेक करते हैं कि ये पेनिट्रेशन जो है कब आ रहा है।
ये पेनिट्रेशन आप लोग चेक करते हैं बेसिकली ये पेनिट्रेशन कब आ रहा है। तो 30 मिनट की टेस्टिंग के बाद, जैसे मान लो 30 मिनट पे ये पर्टिकुलर आ रहा है, तो इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम वो 30 मिनट है। यानी कि देखो 30 मिनट तक जब आप इसको छोड़ोगे ना तो इसका पेनिट्रेशन इतना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो जब आप लोग शुरुआत में देखो, जब शुरुआत में मान लो इसमें मैंने फिल किया और नीडल को मैं यहाँ पर इसके वेट के साथ ही ऐसे ऐसे गिराऊंगा ना, तो शुरुआत में तो पूरा का पूरा जो है मोल्ड के अंदर चली जाएगी नीडल, है ना शुरुआत में। फिर हर 2-2 मिनट बाद आप लोग चेक करते हैं, तो आप लोग जितने भी टाइम बाद आप लोग की 5 mm से ज्यादा पेनिट्रेट होना बंद हो जाए ना, कि सर ऊपर से 5 से 7 mm ही आप लोग पेनिट्रेट कर पा रही है, इसके बाद पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है नीडल, उस पर्टिकुलर टाइम को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। और ये 30 मिनट आना चाहिए कम से कम, मिनिमम जो है आप लोगों को यहाँ पर 30 मिनट देखने को मिलना चाहिए। 30 मिनट ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम टाइम, है ना। तो आप लोग की इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो आप लोग का 30 मिनट आना चाहिए कम से कम, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फाइनल सेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, जब ये मोल्ड है ना आप लोग का मोल्ड, ये आप लोग मोल्ड के अंदर जो आपने उन्होंने फिल किया है, ये आप लोगों का जितने टाइम बाद 5 mm का पेनिट्रेशन, इधर तो पेनिट्रेशन होना ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर गया पेनिट्रेशन होना बिल्कुल ही बंद हो जाए, उस टाइम को फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं फाइनली सेट हो गए। तो 10 घंटे जो है उससे पहले ही पूरा सेट हो जाना चाहिए। यानी जब आप कॉलर को गिराएं तो ये जो कॉलर गिरेगा ना, ये कॉलर आप लोगों को यहाँ पर अंदर जाएगा ही नहीं, जैसे नीडल अंदर चली गई ना 5 से 7 mm, ये जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल सेट ऑफ द सीमेंट, ठीक है। डिटरमाइन करना है आप, सॉरी, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको ऐड करते हैं, क्यों? देखो मैं बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐड नहीं करते हैं, दोनों में फर्क भी बता देता हूं आप लोगों को। देखो जो जिप्सम है वो आप लोगों को कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं, CaSO4.2H2, ठीक है। जब इसको आप लोग हीट देंगे तो इसमें से पानी उड़ जाएगा, कितना पानी उड़ जाएगा, तो पानी के 1.5 मोल उड़ जाएंगे और आधा मोल बचेगा, ठीक है। ये आपका कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप लोगों का कहलाता है जिप्सम, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले ही बता देता हूं मैं आप लोगों को। पीओपी जो है यहाँ पर ये जो है आप लोगों को मूर्तियां वगैरह स्कल्पचर वगैरह बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जनरली मूर्तियां बनाने के, स्कल्पचर बनाने के काम में आता है। और ये जो जिप्सम है ये आप लोगों का एज ए रिटार्डर काम में लेते हैं हम लोग। रिटार्डर का मतलब जो पूरी की पूरी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है, रिएक्शन को धीरे धीरे करता है। तो आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट को, सीमेंट के क्लिंकर बन जाते हैं, उसके बाद जिप्सम के साथ उसको ग्राइंड करके हम लोग बैग में पैक कर देते हैं, है ना। तो आप लोगों का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के काम में नहीं आता है, ये आप लोगों को यहाँ पर मॉडिफाई नहीं करता है कलर, ये आप लोगों को एडजस्ट करता है सेटिंग टाइम और रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। बताओ जरा क्या करता है, तो एडजस्ट करता है सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को, रिड्यूस नहीं करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को, है ना। थोड़ा सा लेट करेगा। देखो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन तो उतनी ही निकलनी है, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हीट धीरे 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 निकलती है। टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन तो जितनी बननी है वो उतनी बन के ही रहेगी, है ना, पर धीरे धीरे बने ये आप लोग चाहते हैं। इनमें से आप लोग क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट क्यों आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब क्विक सेटिंग सीमेंट जो है ये एक तरह का सीमेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट, शॉर्ट में लिखता हूँ QSC, है ना। QSC इस तरह का सीमेंट है जो आप लोग यहाँ पर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के अंदर काम में लेते हैं, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में काम में लेते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किस पे जाएंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट पे जाएंगे। क्विक सेटिंग सीमेंट आप लोगों का नाम से क्लियर है, हाथों हाथ सेट हो जाएगा। हाथों हाथ सेट होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि सर आप लोग जिप्सम ना मिलाएं, क्या करें, जिप्सम आप लोग यहाँ पर अवॉइड करें। तो जिप्सम जो है वो बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में आप लोगों का यहाँ पर मौजूद रहता है, जिप्सम बहुत ही ज्यादा लेस रहता है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बात करूं तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट हम लोग बोलते हैं, और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है ये हम लोग यहाँ पर 30 मिनट के बारे में इसको बोलते हैं, 30 मिनट के बारे में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। दिस इज द QSC क्विक सेटिंग सीमेंट। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर कि इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, जिप्सम हो गया और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो है सर इसको बनाएंगे कैसे, तो जिप्सम को आप लोग कम अमाउंट में मिलेंगे, जिप्सम आप लोगों को बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर मौजूद है क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर। इसके अलावा ये जो आप लोग का सीमेंट का क्लिंकर बनेगा, इसको आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ आप लोग यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट आप लोग मिला के, जैसे जिप्सम मिलाते हैं ना, जिप्सम की जगह आप लोग एल्यूमिनियम सल्फेट मिला के आप लोग इसको पटक देंगे, तो ये आप लोगों को इनिशियल सेटिंग टाइम इतना और ये आपको फाइनल सेटिंग टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ये निकल के आएगा, जिप्सम नहीं है, एलम फिटकरी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, जिंक सल्फेट भी आप लोगों का यहाँ पर आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
एल्यूमिनियम सल्फेट याद रख लेना। इनमें से कौन से टाइप का लाइम जो है प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग में काम आता है? देखो व्हाइट वॉशिंग का मतलब बाहर एक्सपोज कर रहे हो आप लोग सरफेस को बाहर। अब बाहर की तरफ जो है व्हाइट वॉशिंग के अंदर मैंने बता ही दिया आप लोग को फ्लैट लाइम काम आता है। अच्छा देखो यहां पर देखो क्विक लाइम मैंने बता दिया, हाइड्रोलिक लाइम बता दिया। स्लेक्ड लाइम क्या होता है सर? जब हम लोग CaO है हमारा ना, ये लाइम है, इस लाइम में हम लोग पानी मिलाएंगे, क्या बनेगा आप लोग का? CaOH का होल्ड वाइज। इसको आप लोग स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। स्लैक्ड लाइम का मतलब होता है ऐसा लाइम जिसके अंदर आप लोगों ने पानी मिला दिया, स्लैकिंग हो चुकी है, पानी मिलाया, रिएक्शन जो उसमें हो चुकी है ना, तो दैट लाइम वुड बी टर्म्ड एज स्लैक्ड लाइम, है ना। इसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं आप लोग, इसमें पानी मिला दिया। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, है ना, सेम तरह से। तो ये स्लैक्ड लाइम आप लोग बोलते हैं। फैट लाइम आप लोगों का काम में आता है प्लास्टरिंग के अंदर या व्हाइट वॉशिंग के अंदर। डेंसिटी सीमेंट की मैं बता चुका हूं 1440 जो है आप लोगों की, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 या 3.14 जो भी आप लोगों को देते नियरेस्ट ऑप्शन वो आप लोगों को ले लेनी है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की वो क्यों होती है बताओ जरा, रीजन क्या है उसका? तो देखो इसका रीजन ना आप लोग बताता हूं, फाइन ग्राइंडिंग है। इसका जो एक्चुअल रीजन है वो है फाइन ग्राइंडिंग। अगर आपको ऑप्शन में फाइन ग्राइंडिंग दे रखा है तो आप लोग इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसने कह दिया इंक्रीज कर दिया है हम लोगों ने जिप्सम का कंटेंट, मैंने नहीं किया। हम लोगों ने बर्न कर दिया है हाई टेम्परेचर पे, हमने नहीं किया। हमने ओपीसी पे ही बनाया है और वो हमने सेम काम किया है। इंक्रीज कर दिया हमने सीमेंट का कंटेंट, तो नहीं किया है। हायर कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा C3S का। क्या ये रीजन है क्या? देखो ये रीजन हमारा एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ऑप्शंस के हिसाब से जाऊं तो हमें यहां पर देखो तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट देता है, और अर्ली स्ट्रेंथ जो है C3S के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। हालांकि इसका रीजन कुछ और है, रीजन इसका सिर्फ फाइन ग्राइंडिंग है। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन दे रखा और इसमें एक और ऑप्शन ऐड करवा दे वो इसी के अंदर फाइन ग्राइंडिंग, तो आप लोग यहाँ पर चुपचाप से हाई कंटेंट वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, आप लोग ई पे टिक कर देंगे अगर ये दे दे तो, ठीक है। इसके साथ ही इस सेम ऑप्शन के साथ ही, लेकिन ये नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर जो है डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर हमेशा फाइन ग्राइंडिंग को हम लोग यहाँ पर महत्व देते हैं, क्योंकि हम ओपीसी को ही फाइन ग्राइंड करते हैं और उसी से आरएसटी निकाल लेते हैं। हालांकि हमें जो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मिल जाता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि C3S जो है हायर अमाउंट में आप लोग का अर्ली स्टेजेस में बन जाता है। अर्ली स्टेजेस में हायर अमाउंट में बन जाएगा। टोटल तो उतना ही बनेगा यार, टोटल तो उतना ही रहेगा, परसेंटेज सेम है, सेम तरह से मिलेगा, बस गेनिंग थोड़ी सी फास्ट हो रही है। आप लोग फाइनल स्ट्रेंथ को देखेंगे तो फाइनल स्ट्रेंथ सेम ही नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है अर्ली स्टेजेस पे आप लोगों को जल्दी मिल जा रही है। जो 3 दिन की स्ट्रेंथ है वो आप लोगों को यहाँ पर 1 दिन में मिल जा रही है ना। तो ऐसे हायर कंटेंट C3S का नहीं, हम लोगों ने अलग से नहीं किया है कि अलग से हमें हाई C3S मिले, हमने ये नहीं किया है। हम लोगों ने उसी को फाइन ग्राइंड कर दिया है ताकि रिएक्शन जल्दी से होके C3S जल्दी बन जाए, है ना। तो हायर कंटेंट ऑफ C3S हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बना है, ये रिएक्शन की वजह से आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल गई है, वो हम लोग नहीं कहेंगे। एग्जैक्टली आंसर मैंने आपको दे दिया, बाकी ऑप्शन नहीं है तो आप लोगों को उस हिसाब से जाना है ना। डाइकैल्शियम सिलिकेट ये क्या हाइड्रेट करता है रैपिडली? नहीं, सबसे लेट बनता है, सबसे लेट बनेगा, अल्टीमेट सबसे लेट बनेगा। तो ये सबसे लेस तरह से आप लोग देखें तो ये जनरेट करता है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल देखो मैंने बताया था ये, है ना। लेसेस्ट रेजिस्टेंस नहीं, सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस देता है, जल्दी रैपिडली हार्डन भी नहीं होता और हाइड्रेट रैपिडली भी नहीं होता, है ना। तो C2S के ये हमने यहाँ पर प्रीवियस सेशन में बता भी दिया मैंने आप लोगों को। सबसे पहले C3A का नाम है, C3A के बाद आप लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों का C3S है, फिर आप लोगों का C4AF है, और फिर आप लोगों का यहाँ पर कहीं जाके C2S का नाम होता है। ये आप लोगों का है हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे, है ना। नेक्स्ट जो फाइननेस है सीमेंट की वो फाउंड कर सकते हैं सीव एनालिसिस से सीव नंबर। देखो ये याद रखना पड़ेगा, देखो जो सीव होती है ना, वो जो सीव है, अगर सीव का साइज पूछता तो बहुत आसान था। सीव का साइज होता 90 माइक्रोन का, और जो सीव नंबर लिखा है हमारे कोड के अंदर, अब देखो ये कोड से याद करना पड़ेगा। सीव नंबर जो होती है 9, इसको 9 नंबर सीव बोलते हैं। ये 9 नंबर की सीव, जैसे आपका नाम है, जैसे मान लो लेट मी से मेरा नाम है अंकित गुप्ता और मैं मान लेता हूं मेरा रोल नंबर है 8, तो रोल नंबर 8 मेरा है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल में नाम है वो मेरा रोल नंबर 8 तो नाम है नहीं, मेरा नाम है अंकित गुप्ता। सेम तरह से इसका सीव नंबर 9 है, बट इसका जो एक्चुअल साइज है वो है 19 माइक्रोन का, ठीक है। तो 19 माइक्रोन की सीव आप लोग यहाँ पर बेसिकली उठाते हैं।
तो देखो कैसे करते हैं फाइननेस का, ये मैं बता देता हूँ। फाइननेस के लिए आप लोग यहाँ पर जो मेजर सबसे मेजर मेथड है वो आप लोगों को नाम बता देता हूँ, है ना। सबसे पहला मेथड जो आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है एयर परमिबिलिटी टेस्ट। एयर परमिबिलिटी टेस्ट, देखो दो टेस्ट के बारे में पूछा गया बस, तो दो ही के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा भी मेथड्स है लेकिन उनके बारे में पूछा ही नहीं गया तो क्या मतलब भी नहीं है, और आप लोगों से शायद ही पूछेगा, है ना। ठीक है, पहला एयर परमिबिलिटी टेस्ट है, ये फाइननेस निकालने का है, परमिबिलिटी निकालने का टेस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा मेथड जो आप लोगों को याद रखना है दैट इज द सीव एनालिसिस, दैट इज द सीव एनालिसिस, है ना। और आप लोग जो है फाइननेस को मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंदर, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर पूछा है तो इसमें कैसे करेंगे, सीव एनालिसिस से कैसे करेंगे। तो सीव एनालिसिस में कुछ नहीं करते, 19 माइक्रोन की आप लोग यहाँ पर सीव ले आते हैं। उस सीव के अंदर आप लोग 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेते हैं और सीमेंट के सैंपल को छान के देखते हैं 15 मिनट तक। छान लिया, बिल्कुल। तो छानने के बाद ना आप लोग जो सीव है उस सीव से 90% सीमेंट कंटेंट पास हो जाना चाहिए 19 माइक्रोन की सीव से। और जो आप लोग का ऊपर की तरफ रिटेन रहेगा, जो ऊपर की तरफ रिटेन रहेगा, इसकी वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। ठीक है, 10% से ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल जो ऊपर की तरफ बच जाए, ठीक है। अच्छा ये मैंने गलत लगा दिया, देखो तो यहाँ 10% से लेस देन, हाँ, या लेस देन 10% लिखना, तो लेस देन 10% पार्टिकल यहाँ पर होना चाहिए और ग्रेटर देन 90% आप लोग पार्टिकल नीचे निकल जाना चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अगर यदि ये मामला आता है तो आप लोगों का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों का जो है फाइन जो है सीमेंट जो है बिल्कुल फाइन है आप लोगों का, है ना। जो सेम स्पेसिफिक एरिया सेम स्पेसिफिक सरफेस जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोग को अचीव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी पास होगा, नहीं तो अदरवाइज फेल हो जाएगा आप लोग, है ना। फाइननेस के अंदर फेल हो जाएगा, है ना। सीव नंबर 9 है, याद रख लेना। साइज पूछे तो 19 माइक्रोन का याद रख लेना। नेक्स्ट, जैसे सीमेंट सेट होता है और हार्डन होता है, ये जनरेट करता है हीट। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंसिबल हीट अलग होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन आप लोगों को पता है ये अलग होती है, और लेटेंट हीट हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना। लेटेंट हीट तो वो होती है आप लोगों की, जैसे आप लोग देखो तो कोई सॉलिड है, जैसे बर्फ है, बर्फ आपका पानी के अंदर चेंज होगी, है ना। तो बर्फ को पानी के अंदर चेंज होने के लिए एक लेटेंट हीट आप लोगों को चाहिए होती है, तो वो जो हीट आप लोगों को यहाँ पर देगी ना उसको लेटेंट हीट कह देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों के यहाँ पर इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं हिंदी के अंदर। सेंसिबल हीट आप लोगों की और अलग होती है, और हीट ऑफ वेपराइजेशन देखो काम का नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोलॉजी के अंदर हमने यहाँ पर जो है इसको सम अप करके देखा हुआ है ना। फिलहाल कोई काम की बात नहीं है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सब पीएमसी के लेवल की बात नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, पहली बात, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइन हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम में ले सकते हैं। देखो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन यानी कि एयर नहीं मौजूद होगी, एयर की प्रेजेंस में फेट लाइम आपका सूखता है, तो फेट लाइम को आप लोग काम में नहीं लेते हैं। स्लेक लाइम आप बुझे हुए चूने को बोलते हैं, ये आपका डायरेक्टली काम में नहीं आता। क्विक लाइम जो है आप लोग यहाँ पर देखें तो जो डायरेक्टली आपको मिलता है ना वो आप लोग क्विक लाइम में मिलता है ना। जो डायरेक्टली आपको कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्सिनेशन से मिलता है, वो आपको डायरेक्टली क्विक लाइम मिलता है ना। क्विक लाइम आप लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम है। अब आप लोग सबके अंदर चेक करते जाते हैं कि किसमें किस लाइम के अंदर कितना कितना परसेंटेज मौजूद है। हाँ, अलग अलग तरीके हैं, आप लोगों को लाइम अलग अलग तरह के पत्थरों से मिलता है ना। जैसे कंकर स्टोन से आप लोग मिल जाएगा, आप लोगों को चॉक स्टोन से मिल जाएगा, है ना, अलग तरह से। तो हर एक के अंदर कुछ अमाउंट की क्ले मौजूद रहती है, इंप्योरिटी मौजूद रहती है, कुछ अमाउंट का प्योर फॉर्म ऑफ वो मौजूद रहता है ना। जैसे गर्म करना पड़ा ना, कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो उसमें गर्म करना पड़ा, फिर आपको CO मिलेगा, फिर उसमें साथ में CO2 भी मिलेगी, है ना। तो क्विक लाइम नहीं काम आता। हम लोग यहाँ पर जो बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पर एक तो फेट लाइम की बात करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, और एक हाइड्रोलिक लाइम है ना। हाइड्रेशन लाइन नहीं होती, हाइड्रोलिक होगा, यहाँ हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रोलिक लाइन होगा, याद रख लेना। यहाँ हाइड्रेशन लाइन नहीं है, हाइड्रोलिक लाइन याद रखें। जो हाइड्रोलिक लाइन है ये आप लोगों का एयर की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ये मशीनरी मोटर में काम में आता है। इसमें क्ले का कंटेंट अच्छा खासा रहता है, जो कि कितना होता है हम यहाँ पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हाइड्रोलिक लाइन जो है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम में ले सकते हैं। स्लैक लाइन कुछ नहीं होता, पानी के अंदर आप इस क्विक लाइन के अंदर पानी डाल दो, आप लोगों को यहाँ पर स्लैक लाइन मिल जाएगा, है ना। 13 का डी आ जाएगा। एज ए चीप अल्टरनेटिव फाइननेस जो है सीमेंट की कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप लोग 19 माइक्रोन की सीव यूज करेंगे, तो ये दोनों तो आप लोग यहाँ पर हटा ही दें। और आप लोगों को कितना परसेंट जो कंटेंट है वो पास हो जाना चाहिए, बताओ जरा। 99%, 95%, कितना? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90%, है ना। तो देख लो इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं,
रेट लगा सकते हैं अगर यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पर आप 90 लिख देता हूं मैं आप लोगों को, और ये करेक्ट आंसर निकलेगा इसका ना। 90 माइक्रोन है और कम से कम 90% जो है बाई वेट, ये आप लोगों का पास हो जाना चाहिए, या 10% आप लोगों का रिटेन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। मेसिव डैम के कंस्ट्रक्शन के अंदर किस टाइप का सीमेंट यूज करेंगे बताओ। तो मेसिव डैम के अंदर देखो, ये आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो लो हीट सीमेंट बेस्ट है, ठीक है। तो 15 में भी आप लोगों ने यहाँ पर आंसर लगा दिया है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो होते हैं जिनका हायर परसेंटेज होता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा परसेंटेज आप लोगों का C3S का रहता है, फिर आप लोगों का C2S का आता है। देखो C3S और C2S, देखो मैंने आपको बोला था C3S प्लस C2S, ये दोनों मिला के आप लोगों को 75 से 80% पार्ट आप लोगों को दे देते हैं। लास्ट में बचा C3A और C4AF। देखो C4AF की तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बहुत लो है, तो ये तो आप लोग अनडिजायरेबल टाइप से मानो आप, है ना। यहाँ पर ये जो है दोनों के दोनों मिला के आप लोग देखें तो ये आप लोग 25 से लेके 20 से लेके 25% के आसपास बैठते हैं, है ना, ठीक है। अगर बात करूं तो C3 आपका ज्यादा रहता है C4AF से, जनरली हम लोग यहाँ पर ये लेके चलते हैं, है ना। तो बाई वेटेज देखूं तो C3S सबसे ज्यादा रहता है, फिर C2S रहता है, फिर आपका C3A रहता है, फिर आप लोग का C4AF रहता है। ये बाई वेटेज है, ये है बाई वेटेज। तो बाई वेटेज अगर आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं बताओ, तो आप लोग के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये वाले, फिर C3S और C2S। तो ये आप लोग, और देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये इनिशियल स्ट्रेंथ देता है और ये फाइनल स्ट्रेंथ देता है। और सीमेंट के अंदर मेरे को दो ही चीजें चाहिए कि आप लोग यहाँ पर या तो इनिशियल स्ट्रेंथ की बात करो या फाइनल स्ट्रेंथ की बात करो। बाकी सारी बातें तो हम करते ही नहीं है ना, बाकी सारी तो हमारे लिए बकवास है। एक बैग ऑफ सीमेंट जो है इसके अंदर इसका वेट कितना रहता है बताओ जरा। ये तो 50 kg रहता है, तो हम देख ही चुके हैं ना ऑलरेडी, 50 kg का बैग रहता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर यदि उसमें याद रखें तो ये मैंने आप लोगों से बोला था लास्ट सेशन में, एक बात याद रखना, 0.0347 मीटर क्यूब। ये वाला मामला याद रहा कि नहीं रहा? याद रहा, बिल्कुल। फाइनल स्टेज जो है वो आप लोगों को एक एस्टीमेट देता है, किस चीज का एस्टीमेट देता है? तो ये एस्टीमेट देता है आप लोगों को स्पेसिफिक सरफेस एरिया का, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप लोगों को बताती है कि कितना एरिया जो है कांटेक्ट में आने वाले पानी के, और कितना आपको एक तरह से हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा, है ना। तो वर्केबिलिटी उसको बोलते हैं कितने आसानी से काम कर पा रहे हैं, है ना। मान लो एक तो सीमेंट बहुत ज्यादा टफ है, स्टिफ है ना, पानी बहुत कम डाला है, तो उसके अंदर क्या होगा, उससे काम करोगे, लगाओगे, फिनिश निकालोगे तो उतना आसानी से काम नहीं कर पाओगे। तो वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितना ईज है, कितने ईजी से चीजों को प्लेस किया जा सकता है, कंपैक्ट किया जा सकता है, आप लोग यहाँ पर देखिए फिनिश किया जा सकता है ना, ठीक है। तो ये वर्केबिलिटी होती है, ये नहीं देगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन का, हीट ऑफ हाइड्रेशन का किसका फर्क लगा सकते हो, या ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का पता लगा सकते हो, बताओ जरा। तो देखो ड्यूरेबिलिटी आप लोगों की यहाँ पर डिपेंड नहीं करती है आप लोग कि कितना फाइन है सीमेंट, वो डिपेंड करता है कि वहां किस तरह से आप लोग यहाँ पर देखते हो, जैसे सल्फेट अटैक हो रहे नहीं हो रहे है ना, एसिड अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कितने केमिकल्स के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनसे अफेक्ट होती है आपकी ड्यूरेबिलिटी, है ना। वेदर कंडीशन कैसी है ना, ये सब की सब डिपेंड करती है। सी कोस्टल एरियाज में है हम, या फिर ऐसे रीजन में है जहां पर हमें कंक्रीट को जो प्रॉपर मिलना चाहिए एटमॉस्फेयर वो है कि नहीं है ना, तो इन पर डिपेंड करती है ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ पर दो है, एक है हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक है रेट ऑफ हाइड्रेशन, है ना, ठीक है। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट को आप लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, है ना, इसको आप लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है या स्पीड ऑफ हीट है, ये है स्पीड ऑफ हीट, स्पीड ऑफ हीट, ये आप लोग इसको रेट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अच्छा देखो फाइनल आपको क्या देगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन का एस्टीमेट देगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखो जो टोटल निकलने वाला है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो तो आप लोगों का सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी जैसे मैंने आपको बोला एक ओपीसी है और एक आरएचसी है। इस ओपीसी और आरएचसी को आप लोग क्या करो, ये हमने फाइन ग्राइंड किया है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है, और इसका है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी कि दोनों के फाइननेस में फर्क है ना। अगर इन दोनों को मैं रिएक्ट कराऊं तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना दोनों की सेम आएगी, लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं तो यहां पर रिएक्शन तेजी से हो रही है, इस जगह पर रिएक्शन तेजी से हो रही है, तो यहां पर जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है आरएचसी की जो है ये ज्यादा आएगी, ठीक है। तो फाइनल जो है आपको एक एस्टीमेट देता है कि कितना रेट ऑफ हाइड्रेशन जाने वाला है, ना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन सेम रहती है, इट इज इक्वल, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट निकलेगा। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैसे टेस्ट करते हैं, तो ली चैटलियर अपैरेटस से करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाने की कोशिश की थी,
है ना, लेकिन लास्ट टाइम डायग्राम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज अवेलेबल है, तो डायग्राम आप लोग यहाँ पर देखते चले जाए। इस तरह का देखो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो हमने यहाँ पर बात की थी ना लास्ट सेशन के अंदर, इसी के बारे में बात की थी। मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोगों का 30 mm का डाया, 30 mm की हाइट इस तरह का रहता है। इसके अंदर सीमेंट पेस्ट आप लोग फिल कर देते हैं। सीमेंट पेस्ट को फिल करने के बाद आप ऊपर नीचे ग्लास प्लेट लगाते हैं और 24 घंटे तक पानी के अंदर डाल देते हैं इस मोल्ड को। ठीक है, डाल दिया इस अरेंजमेंट को, 24 घंटे के लिए पानी में डाला, वहां से निकाला और ये इंडिकेटर के बीच की डिस्टेंस आपने नोट डाउन कर ली। इसके बाद आप लोग उसको 3 घंटे तक बॉइल करते हैं पानी के अंदर, और बॉइल करने के बाद फिर से इंडिकेटर्स के बीच की डिस्टेंस आप लोग मेजर कर लेते हैं। तो जो आप लोगों के रिजल्ट है वो मैटर करते हैं। तो रिजल्ट आप लोगों को बताएंगे कि सीमेंट अपना जो सेट हुआ है ना, उस सेट होने के बाद किस तरह से अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, और इसमें वेदर कंडीशंस भी आप लोगों ने यहाँ पर चेंज कर करके देख ली है। तो रिजल्ट देखो, ओपीसी के लिए ना ये जो लेंथ ऑफ एक्सपेंशन है ये आप लोग का 10 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। ये किसकी है, ये सेकंड वाला जो और फर्स्ट वाला जो है, इन दोनों इंडिकेटर के बीच में आप लोगों ने देख लिया इनिशियल में फाइनल में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मैं बात करूं क्यूएससी के बारे में या आरएससी के बारे में, तो ये जो है ये आप लोगों को 5 mm से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये हमने यहां पर देख लिया है ना। टीपीसी के बारे में 5 mm ही है ना। नेक्स्ट बात क्या है कि सर ये देखो विकेट अपरेटस क्यों काम में आता है, तो देखो 3 काम आता है। इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट कराएगा, फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट कराएगा, और साथ के साथ ही आप लोग देखें तो कंसिस्टेंसी का टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर करवाएगा। इसके अलावा देखो सीटीएम क्या आती है, सीटीएम मशीन क्या होती है। सीटीएम मशीन कुछ ऐसी मशीन आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये मशीन सीटीएम मशीन है आपकी, इसको बोलते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। देखो दिख रहा है, दिख गया, दिख गया, छोटा कर दूं, कर दो सर। ये आप लोगों की सीटीएम मशीन है। सीटीएम मशीन क्या करती है, ये कंप्रेशन टेस्ट करती है। देखो ये लोड लगाने के लिए पूरा अरेंजमेंट है। ये आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, क्यूब को आप लोगों ने डालना है, सीमेंट से बना हुआ क्यूब आप लोगों को यहाँ डालना, और ये आप लोगों को बता देगा कितना स्ट्रेंथ ये झेल पाए कंप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है कितना काम में लेते हैं। देखो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन नाम से क्लियर है। जो साइज लेते हैं आप लोग यहाँ पर सीमेंट की टेस्टिंग के लिए वो लेते हैं 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 mm क्यूब का। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिकेट टेस्ट ये काम में क्यों लेते हैं, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने का तरीका है। एक टेंसाइल स्ट्रेंथ के मेजरमेंट करने का टेस्ट है। इसको आप लोग यहाँ पर चाहे तो इसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा अरेंजमेंट दिखा सकता हूँ, है ना। इसको ब्रिकेट टेस्ट क्यों बोलते हैं, देखो ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको ब्रिकेट बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच में ये अरेंजमेंट दिख रहा है, ये वाला अरेंजमेंट जो दिख रहा है, इसको ब्रिकेट बोलते हैं, है ना। दिस इज ब्रिकेट। ठीक है, ब्रिकेट का साइज आप लोग यहाँ पर देखें तो 76 mm के आसपास का रहता है इसका, है ना। इसका जो ब्रिकेट का साइज है 76 mm के आसपास का रहता है ना। इसीलिए इसको ब्रिकेट टेस्टिंग कहते हैं आप लोग। और ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन जो है ये, इसका भी फोटो मैंने आप लोगों को यहाँ पर चिपका के दिखा दिया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले तो हमारा काम बन जाएगा वैसे मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये ब्रिकेट है, ये आप लोगों को सीटीएम मशीन है। तो सारा मैंने बता दिया आप लोगों को। ये आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट देता है। नेक्स्ट, लाइम कंक्रीट के अंदर लाइम को आप लोग यूज क्यों करते हैं बताओ जरा। तो लाइम को एज ए बाइंडिंग एग्रीगेट यूज करते हैं, कि लाइम एडमिक्सचर करते हैं, फाइन एग्रीगेट करते हैं, कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। बताओ जरा क्यों यूज करते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पर लाइम कंक्रीट का मतलब होता है कि देखो कंक्रीट जिसके अंदर लाइम है प्लस सैंड है प्लस एग्रीगेट है प्लस वाटर है प्लस एडमिक्सचर है। एडमिक्सचर जरूरी नहीं है हो ही हो, है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ये आप लोगों का बनाता है लाइम कंक्रीट। यानी कि आपने सीमेंट की जगह आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, लाइम को यूज कर दिया, है ना। तो लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाइंडिंग एग्रीगेट नहीं, वैसे यहाँ पर ना बाइंडिंग मटेरियल लिखा हुआ होना चाहिए था। यहाँ पर जो है बाइंडिंग एग्रीगेट की जगह बाइंडिंग मटेरियल आप लोगों का लिखा हुआ होना चाहिए। एज पर दी क्वेश्चन, एसएससी क्वेश्चन अगर यदि आप लोग देखें तो यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल लिख के देना चाहिए था उसको, है ना। तो यहाँ पर जो इसको लिख के देना चाहिए बाइंडिंग मटेरियल लिख के देना। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, या तो देखो बुक से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है ना, या फिर देखो एसएससी वालों से भी हो सकती है मिस्टेक्स, बट यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल इसको लिख के देना चाहिए ना। तो बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। एडमिक्सचर्स देखो फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं, सैंड को आप लोग फाइन एग्रीगेट कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट आप लोग यहाँ पर ग्रेवल्स को बोलते हैं। जो ग्रेवल्स आप लोग यूज करते हैं ना बड़े बड़े, उनको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। एडमिक्सचर्स आपके पास वो एक्स्ट्रा कंपाउंड होते हैं जो कि आप लोगों की प्रॉपर्टी को चेंज करने का काम आता है। जैसे जिप्सम काम आया, रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम को एज ए रिटार्डर, है ना। सेम तरह से चीजों को एक्सेलरेट करने के काम आता है, यानी कि
सेटिंग टाइम को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, वाटर के रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, है ना। तो अपने पर्पज से आप लोग यहाँ पर जो भी चीजों को चेंज करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं वो आप लोगों के एडमिक्सचर कहलाते हैं। मेजर मटेरियल ये तीन, ये आप लोग तीन है, लाइम, सैंड, एग्रीगेट। पानी तो आपको चाहिए है ना, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डालोगे वो सारे एडमिक्सचर कहलाएंगे। जरूरी नहीं है एडमिक्सचर आप लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट जो कि नीडेड है 1 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट के अंदर जो कि एक्सपोज्ड है सी वेदर कंडीशन के अंदर, है ना। देखो सबसे पहली बात तो सर सी वेदर कंडीशन के अंदर कौन सा मामला बैठेगा, है ना। पहले देखो आप लोग, तो ये जो सवाल को समझने के लिए आपको यहाँ पर आईएस कोड खोलना पड़ेगा और वो आईएस कोड जो आपका खुलेगा वो है आईएस 456। कौन सा खुलेगा? आईएस 456, जो कि बहुत ही कॉमन आप लोग यहाँ पर देखते होंगे। तो आरसीसी के अंदर जो है आप लोग जनरली यूज करते हैं आईएस 456। तो उसकी ना दो टेबल्स देखनी पड़ेगी, टेबल नंबर 3 देखो और टेबल नंबर 5 देखो, ठीक है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपको कितना सीमेंट कंटेंट मिनिमम नीडेड है रेनफोर्स के अंदर। तो देखते हैं कैसे देखते हैं आप लोग यहाँ पर। तो देखो आप लोगों ने सारी कंडीशंस का नाम सुना है क्या? एक तो माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा सीवियर कंडीशन आप लोग बोलते हैं, है ना। एक आप लोग वेरी सीवियर कंडीशन बोलते हो, एक आप लोग बोलते हो एक्सट्रीम कंडीशन, है ना। इनमें देखो फर्क क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक करके। देखो तो यहां पर आप लोगों को पता लगाना है मिनिमम सीमेंट कंटेंट का। यहां पर आपको बतानी है मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू, ठीक है। तो एक साइड में यहां पर लिख देता हूं प्लेन कंक्रीट, यहां पर मैं लिख देता हूं प्लेन कंक्रीट, और एक साइड में लिख देता हूं रेनफोर्स कंक्रीट, ठीक है। अब वैल्यू देखो आप लोग, है ना, एक एक करते हुए वैल्यू देखना अब आप लोग, ठीक है। अगर यदि मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू ये पूछे माइल्ड कंडीशन के हिसाब से, तो देखो कुछ नहीं है, ये आप लोगों को याद रखें 220 जो पूरा का पूरा है ये केजी पर मीटर क्यूब में चलेगा, ये केजी पर मीटर क्यूब में चलेगा, है ना। कितना चाहिए? तो 220, 240, 250, 260 और 280 ये आपको चाहिए मिनिमम। इतना सीमेंट चाहिए आपको 1 मीटर क्यूब के अंदर 220 केजी का सीमेंट लगेगा आपको, है ना। रेनफोर्स के लिए बात करें तो देखो कितना आएगा 300, 300, 320, 340 और 360 लगेगा। अब सवाल ये आता है कि हम लोगों ने ये टेबल तो मान लो याद कर लिया आप लोगों ने, कैसे न कैसे आप लोगों ने याद कर ली। आपसे पूछा गया, इसने पूछा है कि सर जो कंडीशन है वो कंडीशन है एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन, तो ये किसके अंदर लाएंगे? माइल्ड का लगाऊं, मॉडरेट का लगाऊं, किसका लगाऊं आंसर? तो इसके अंदर जो ये कंडीशन है ये सीवियर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? सीवियर कंडीशन के अंदर आती है ना। सारी कंडीशन कौन कौन सी किसके अंदर आती है मैं आपको एक एक करते हुए बताऊंगा, है ना। देखो तो सबसे पहली कंडीशन होती है माइल्ड कंडीशन, लेकिन पहले आंसर देख लेते हैं। तो सीवियर कंडीशन के अंदर जो मिनिमम आपको सीमेंट कंटेंट चाहिएगा वो चाहिएगा आपको 320। तो 320 मिनिमम कंटेंट है ना। तो अब आप लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे रेनफोर्स के लिए, तो यहाँ पर 350 आप लोग का आंसर करेक्ट निकल के आएगा, है ना। तो ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आती है आप लोग सर कंडीशन को समझाओ। देखो इस कंडीशन को आप डिटेल में तो आरसीसी में पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो जो माइल्ड कंडीशन होती है, माइल्ड कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब आप लोगों का सरफेस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट किसी भी तरह का आप लोग रेन कह दो, किसी भी तरह का आप लोग यहाँ पर वेदर कंडीशन कह दो। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि देखो आपका कंक्रीट इसी जगह पे है, ऐसी जगह पे है जहां पर आप लोग देखो प्रॉपर तरीके से रेन का इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है, फ्रीजिंग थ्रोइंग का इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह से आप लोगों की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका आप लोग यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यानी कि देखो ऐसा भी नहीं, केमिकल भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, किसी तरह से आप लोग देखो तो सी वाटर उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, रेनफॉल का वाटर नहीं पहुंच पा रहा है। इन सबसे आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहे हो कंक्रीट को, है ना, कंक्रीट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, प्रॉपर प्रोटेक्शन है कंक्रीट के। तो ऐसी कंडीशन आपकी माइल्ड कंडीशंस कहलाएगी। सेकंड आती है आपकी मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंक्रीट कंडीशन में अब आप लोगों का कंक्रीट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। कंक्रीट के अंदर आप लोग यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे जिसको बोलते हैं शेल्टर। शेल्टर, कंक्रीट को आप लोगों ने शेल्टर दे रखी है। देखो शेल्टर के अंदर और प्रोटेक्शन के अंदर बहुत फर्क होता है। कैसे फर्क होता है? देखो प्रोटेक्शन का मतलब है बारिश हो रही है, आप अपने रूम के अंदर है तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फील करेंगे। लेकिन बारिश हो रही है और बाहर आप लोग यहां पर देखें तो पेड़ के नीचे हैं,
या कह दूं आप लोगों ने एक छोटी सी कैनोपी लग रखी है उसके नीचे है ना, तो यहां पर आप लोग शेल्टर फील करेंगे, ना कि आप लोग प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपने आप को, है ना। तो बारिश हो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों की सीवियर कंडीशन में, आप लोगों की रेन आपकी सीवियर कंडीशन में, यानी कि अच्छी खासी तरह से रेन आ रही है, लेकिन उस केस में शेल्टर मिला हुआ है, तो इसको आप लोग कह देंगे, ठीक है। यहां पर जो है फ्रीजिंग थ्रोइंग भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, इससे भी आप लोगों ने शेल्टर करा रखा है कंक्रीट को। यहां पर तो प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से, ना फ्रीजिंग थ्रोइंग है ना आप लोगों को कुछ भी नहीं कंडीशन है। यहां पर फ्रीजिंग थ्रोइंग से भी आप लोगों ने शेल्टर दे रखा है, सभी चीजों में शेल्टर दे रखा है, सेवियर रीजन से, फ्रीजिंग से, साथ में कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है तो उसमें भी, सब जगह से जब भी शेल्टर वर्ड का यूज आएगा तो आप मॉडरेट कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है सीवियर कंडीशन। अगर कंक्रीट मेरा एक्सपोज है सी वाटर के साथ, कंक्रीट मेरा एक्सपोज है सेवियर रीजन के, सेवियर रेन के साथ, है ना, यानी कि हेवी बारिश आप लोगों के सामने यहां पर हो रही है, अगर हो रही है, साथ में देखो तो सी वाटर जो है आप लोगों का उसके थ्रू एक्सपोज्ड है, कि बाहर सी वाटर है वो कभी भी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, है ना, मतलब ऐसा नहीं है आ सकता है नहीं आ सकता, इस कंडीशन को सेवियर आप लोग कंडीशन कह देंगे। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग की कंडीशन है, तब भी आप लोग उसको सेवियर के अंदर कंसीडर करेंगे। यहां पर जो है सी वाटर के अंदर अगर आपका क्यूब चला जा रहा है, इमर्ज हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को भी आप सीवियर कंडीशन के अंदर रखेंगे। अब आती है वेरी सीवियर कंडीशन। अगर कंक्रीट एक्सपोज है सी वाटर स्प्रे के साथ साथ कोरोसिव फ्यूम्स है, सी वाटर स्प्रे भी आ रहा है, साथ में कोरोसिव फ्यूम्स भी आप लोगों के साथ है, तो आप लोग यहां पर इस कंडीशन को कह देंगे वेरी सीवियर कंडीशंस, ठीक है। और यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि यहां पर अगर सीवियर फ्रीजिंग कंडीशंस है, सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन, तो उसको भी आप वेरी सीवियर में रखेंगे, ठीक है। यहां पर जो है सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन नहीं है, यहां पर पार्टली आप लोग देखेंगे तो फ्रीजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर वेरी सीवियर फ्रीजिंग आपको देखने को मिलेगी। लास्ट आती है एक्सट्रीम। अगर मान लो केमिकल के थ्रू कांटेक्ट में आ जाए मेरा, या टाइडल जोन के अंदर मेरा कंक्रीट आ जाए, तो इसी कंडीशन को आप लोग एक्सट्रीम कह देंगे, है ना। तो एक्सट्रीम के अंदर तो आप लोगों की दो ही कंडीशन आती है, टाइडल, या तो टाइडल कंडीशन देखने को मिल जाएगी आप लोग, या फिर आप लोगों को केमिकल वाली कंडीशन देखने को मिल जाएगी, केमिकल अटैक हो रहा है आप लोगों के उसके ऊपर, तो आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन रखेंगे, है ना। तो फिलहाल सीवियर आप लोगों के यहाँ पर उस कंडीशन को कहते हैं जब एक्सपोज है आप लोग का सीवियर रीजन से, मतलब सॉरी सीवियर रेन से, और सीवियर तरीके से आप लोग यहाँ पर सी वाटर से आप लोग का एक्सपोज है, और या फिर आप लोग कहते हैं सीवियर रेन से आप लोग का एक्सपोज है, तो आप उसको क्या कहते हैं सीवियर कंडीशन के अंदर कंप्लीट कर। जिप्सम क्यों करते हैं आप लोग, जिप्सम आप लोग का इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है ना, कलर नहीं देता है, फाइनल सेटिंग को नहीं अफेक्ट करता है। नेक्स्ट स्नो केम क्या है आप लोगों को बताओ। स्नो सेम है ना, स्नो सेम जो है आप लोग का, स्नो केम जो है आप लोग का, ये आप लोग यहाँ पर कलर्ड सीमेंट को बोलते हैं, है ना। कलर्ड सीमेंट जो है आप लोग यहाँ पर देखो तो पाइप्स वगैरह के अंदर आप लोग यहाँ पर काम में आते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर इसके अंदर आयरन ऑक्साइड को आप लोग यहाँ पर हटा देते हैं, यानी कि आयरन ऑक्साइड को हटा के आप दूसरा कोई पिगमेंट आप लोग यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको स्नो केम को बनाते हैं, है ना। तो स्नो केम आप लोग कलर्ड सीमेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। व्हाइट सीमेंट जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, देखो व्हाइट सीमेंट, देखो सीमेंट को कलर कौन देता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का आप लोग यहाँ पर परसेंटेज डाउन कर देते हैं, और आप लोग जो है व्हाइट सीमेंट है ना, डायरेक्टली आप लोग को देखोगा चॉक स्टोन से बना देते हैं। तो चॉक स्टोन से डायरेक्टली आप लोग अगर सीमेंट बना रहे हैं, या फिर ऐसा सीमेंट जिसके अंदर व्हाइट, या फिर आप लोग देखें तो क्ले की परसेंटेज आप लोगों ने हाई कर दी है, और आयरन ऑक्साइड को आप लोगों ने गिरा दिया है, या जिंक क्लोराइड का आप लोगों ने यूज कर दिया है, तो इस तरह से आप लोग व्हाइट सीमेंट को बना पाएंगे। व्हाइट सीमेंट के अंदर आप लोगों को एक दो बातें और याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पर, कि जो व्हाइट सीमेंट है जनरली हम लोग यहाँ पर मार्बल जॉइंटिंग के अंदर काम में लेते हैं। ये बात आप लोगों को स्पेशली याद रखना कि मार्बल जॉइंटिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, टाइल्स वगैरह को यार मार्बल को जॉइंट करते हैं आप लोग, है ना, नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर, है ना, तो वहां पर व्हाइट कलर का सीमेंट लगाते हैं, तो वो व्हाइट कलर का सीमेंट आपका व्हाइट सीमेंट कहलाता है। और व्हाइट सीमेंट जो है आप लोगों को अपीयरेंस के हिसाब से आप लोग यहाँ पर जनरली यूज में रहता है ना। तो व्हाइट सीमेंट जो है जनरली आयरन ऑक्साइड को आप लोग घटा देते हैं, और आप लोग यहाँ पर चॉक स्टोन को आप लोग, या व्हाइट स्टोन को आप लोग यहाँ पर जनरली आप लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। क्ले वगैरह जो है आप लोग उसको यूज करते हैं, और वहां से आप लोग डायरेक्टली मिला देते हैं, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं, साउंडनेस टेस्ट देखो, साउंडनेस जो है तीन चीजों की वजह से आती है, लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया, LSM, लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसको डिटरमाइन करने के दो टेस्ट है। टेस्ट पहला टेस्ट है आप लोगों का यहां पर, जिसको बोलते हैं आप ली चैकलियर टेस्ट।
तो ली चैटलियर टेस्ट से आप लोग यहां पर लाइन की वजह से जो साउंडनेस आएगी वो आप लोग यहां पर पता लगा पाएंगे। और सेकंड टेस्ट आता है आपका ऑटोक्लेव एपेरेटस से। ऑटोक्लेव जो है आप लोगों को मैग्नीशिया की वजह से अगर यदि आती है, प्लस अगर यदि आप लोगों की लाइम की वजह से भी आती है, लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से अगर यदि आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, लाइम और मैग्नीशिया इन दोनों की वजह से अगर साउंडनेस आई तो इन दोनों के बारे में डिटर्मिनेशन करके दे देगा। लेकिन ली चैटलियर सिर्फ और सिर्फ जो है लाइम की ही प्रेजेंस को बताता है। देखो साउंडनेस किसकी वजह से आई, लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया की वजह से। इसमें से लाइम को डिटरमाइन करने का टेस्ट है ली चैटलियर, और मैग्नीशिया की वजह से साउंडनेस कितनी आई है ये आपको बता के देगा ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव जो है वो आप लोग को लाइम के लिए भी आप लोग यहाँ पर ऑटोक्लेव कर सकते हैं, मैग्नीशिया के लिए भी कर सकते हैं ना, लेकिन आप लोग मैग्नीशिया के लिए ली चैटलियर को नहीं कर सकते, और सल्फर के लिए हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, नो टेस्ट अवेलेबल। तो लाइम और आप लोग देखें, लाइम और मैग्नीशिया दोनों को आप लोग यहाँ पर किससे मैनेज कर पाएंगे, आप लोग यहाँ पर ऑटोक्लेव से मैनेज कर पाएंगे, यानी ऑटोक्लेव टेस्ट आप लोगों का रिक्वायर्ड है। दोनों की बता देता है, मैग्नीशिया की बता सकता है, आपको लाइम की बता सकता है, लेकिन ली चैटलियर जो है सिर्फ लाइम की बताएगा, लाइम की वजह से। और ये जो है आप लोगों को इसके टेस्ट अवेलेबल हमारे पास नहीं है ना। तो ये आप लोगों का पर्पज क्या है, साउंडनेस इसी की वजह से आती है, तो यही आपको बताएगा। साउंड प्रूफ क्वालिटी के लिए नहीं करते हैं, फाइननेस के लिए नहीं करते हैं। फाइननेस के लिए आप लोगों को टेस्ट बता दी मैंने आप लोगों को। सेटिंग टाइम के लिए आप लोगों को यहाँ पर विकेट एपरेटस को काम में लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम बता देगा, ये आपको बता देगा, है ना। साउंडनेस क्या होती है कि आप लोगों का कंक्रीट किस तरह से वॉल्यूम चेंज कर रहा है सेट होने के बाद, ये आप लोगों को साउंडनेस बताता है ना। ठीक है, मिलते हैं बाकी। देखो फिलहाल इस सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जो प्रीवियस सेशन की भी रह गई थी वो भी आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से सीख ली होगी। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।